अश्विनी कुमारी। मैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू। अपने बारे में बताइए बिना अपनी व्यक्तिगत जानकारी दिए हुए। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो गांव के सरकारी स्कूल से हुई है, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन नरेंद्र देव एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या से किया है मैंने। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट में किया। पैथोलॉजी से। और ASR भी नेट क्वालिफाइड हूँ मैं। चलिए, बहुत बढ़िया है, आप नेट क्वालिफाई होते हुए आप BPSC में क्यों आना चाहती हैं? आप लेक्चरशिप में भी अच्छा कर सकती हैं। यस मैम, उसमें भी है ऑप्शन, लेकिन सर मैम इसका सपना पहले से था और ये इसमें जॉब डाइवर्सिटी ज़्यादा है। वल्नरेबल सेक्शन के लिए हम काम कर सकते हैं। चैलेंजिंग है सर मैम, और जनता के बीच रह के उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। आपने बोला चैलेंजिंग, तो क्या क्या चैलेंज का आपको सामना करना पड़ सकता है? जो जनता की जो दिक्कतें आएंगी, जैसे एज ए उदाहरण के लिए किसी माइनॉरिटी सेक्शन में या कुछ SC ST से रिलेटेड, और मैम ये मनरेगा से रिलेटेड जो भी चैलेंज या लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या हो, उसमें जो भी चैलेंजेस आएगी तो उसको उस टाइम पे कैसे टैकल करना है वो मैं कर सकती हूँ। आप बिल्कुल कर सकती हैं। यस। ठीक है, ये मुझे बताइए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा यस। प्रिपरेशन के क्रम में, लॉ एंड ऑर्डर किस सब्जेक्ट में आता है? ये पुलिस सर्विस वाला, इसमें जुडिशरी वाले में। ये 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके शेड्यूल 7 में। यस। उन तीनों लिस्ट में किस लिस्ट में आता है? सॉरी मैम, अभी जानकारी नहीं। ओके, चलिए आपने कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगी। यस। आपने कहा कि आप वनरेबल सेक्शन के लिए वर्क करेंगी। तो मानिए कि सिचुएशन ऐसी आती है, आप DYSP हैं और सिचुएशन खराब हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है और पब्लिक आपको घेर लेती है। ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगी? आपके पास सिर्फ 10 से 15 लोग हैं पुलिस बल में। इस सिचुएशन में आप किस तरह से बाहर निकलेंगी, किस तरह से डील करेंगी? मैम, सबसे पहले तो वहाँ की जो स्थिति का मेन जायजा लेंगे। उसके लिए अगर मुझे ग्रुप या कमेटी की बैठक करनी है। आप घिरी हुई हैं लोगों से, लोगों ने आपको घेर रखा है। आपने सिचुएशन देखी होगी, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किडनैपिंग हो जाती है तो लोग थाने को घेर लेते हैं। आप घिर चुकी हैं, आप DYSP हैं, आप लोगों को शांत कराने गई थी, लेकिन भीड़ ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, वो 300-400 के उसमें है और आप सिर्फ 10-12 लोग हैं। ठीक है, इस केस में आप किस तरह से निकलेंगी वहाँ से? क्योंकि निकलना जरूरी होता है, भीड़ काफ़ी भड़की हुई है। मैम, सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगी कि वहाँ की जो एंगर है, इशू है जनता की, उनके बीच जाके समस्याओं को सुनने का और उन्हें समझाने का और उन्हें आश्वासन देने का कि हाँ, इस मुसीबत से निकला जा सकता है। और जो भी ग्रुप है। चलिए, बहुत अच्छा। मैं आपका ऑप्शनल देख पा रही हूँ एग्रीकल्चर, और आपने एग्रीकल्चर से आई थिंक सो नेट भी क्लियर किया। आपने अभी बोला था प्लांट पैथोलॉजी। यस। क्या होता है ये वर्ड पैथोलॉजी? मैम, पैथोलॉजी में बेसिकली जो क्रॉप में डिजीज लगती है उसके क्योरमेंट के लिए, किससे डिजीज, बैक्टीरिया से है या फंजाई से है या इंटोमोलॉजी से, मतलब इंसेक्ट से है, तो उन लोग उन सबको क्योर करने के लिए जो भी पैथोजन को देने के लिए ये यूज करते हैं हम लोग, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज करना है, कौन से हर्बिसाइड, तो वो सब की पढ़ाई मैम इसमें होती है। ओके, 2 वर्ड हम लोग सुनते हैं, एक होता है इंसेक्ट और एक होता है पेस्ट। क्या ये दोनों सेम है या क्या अंतर है, अगर दोनों डिफरेंट हैं? मैम, पेस्ट भी इंसेक्ट में आता है। इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट मैम ये काउज डिजीज काउज नहीं करते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं। जो डिजीज काउज करते हैं उसे मैम पेस्ट बोलते हैं, जो प्लांट में। यस। जो उसको हार्म पहुंचाते हैं। यस। तो आप मुझे पेस्ट के कुछ एग्जांपल दे सकती हैं? यस मैम, पेस्ट का अभी तो सडनली रिकॉल नहीं कर रहा। हाँ, पेस्ट में है, सॉरी मैम अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। ये मुझे बताइए कि आप यहाँ से इतने रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पढ़ी हैं। यस। वहाँ पे GM क्रॉप पे कुछ वर्क हो रहा था? मैम, ऐसा तो नहीं हो रहा था GM क्रॉप पे, ब्रीडिंग वाले सेक्शन में हो रहा था मैम।
जो BHU का ब्रीडिंग डिपार्टमेंट था उसमें क्रॉप पे हो रहा था तो जी। मतलब आपको आइडिया है GM क्रॉप क्या होता है? हाँ मैम, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। जी हाँ, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होता है। मुझे बताइए कि अगर इसको मार्केट में लॉन्च किया जाए कॉमर्शियल स्केल पे, यस तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अदर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पर? मैम, ये जो मेनली है GM क्रॉप के लिए अभी लोगों में विश्वास नहीं आया, वो अगेंस्ट भी रहते हैं कि इसमें कुछ न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हम लोगों को हार्म भी हो सकता है या फ़ायदा होगा कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो एक एग्जीबिशन के तौर पे किसानों के बीच में इसकी जानकारी देना। आपने सवाल मेरा सुना नहीं है ठीक से। मैंने कहा इसको लॉन्च कर दिया गया, यस सरकार बैन लगाती है, लेकिन मान लीजिए सरकार ने बैन हटा दिया गया है और उसको लॉन्च कर दिया मार्केट में। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अदर क्रॉप पर? अगर मान लीजिए हम लोग ने कल को GM पोटैटो बनाया, आपके और भी वैरायटी ऑफ पोटैटो है मार्केट में, यस अब GM पोटैटो का दूसरे वैरायटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो पड़ेगा मैम कि जो पहले से लोग यूज कर रहे हैं तो वो उसको प्रीफ्रेंस देंगे। GM क्रॉप का ये है कि अभी प्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं हो रहा है और कम क्वांटिटी में है, तो उसका कम प्रभाव पड़ेगा। बैन कर रही है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन तो करना चाहती है कंपनीज, लैब करना चाहती है, लेकिन बैन लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? न्यूट्रिशनल इशू है मैम कि उसका कहीं साइड इफेक्ट नहीं पड़ जाए, हेल्थ इशू नहीं हो जाए, इस वजह से कुछ भी। एनवायरमेंट इशू भी है क्या? हाँ, इन्वायरमेंट इशू भी है मैम, अभी आइडिया नहीं। ओके, ये मुझे बताइए कि आप जब पढ़ती होंगी एंड प्लांट्स के बारे में, Yes, तो साथ में आप एलाइड सेक्टर भी देखती होंगी एग्रीकल्चर में। ये क्या है ये एलाइड सेक्टर जो हम लोग कहते हैं? एलाइड सेक्टर में मैम अगर कृषि के साथ साथ हम सेरिकल्चर भी करते हैं और मत्स्य पालन भी करते हैं, और ये हॉर्टिकल्चर पालन से कुछ जुड़ी हुई अभी कोई स्कीम बहुत चर्चा में है यस इंडिया की, आप बता सकती हैं मत्स्य पालन से जुड़ी हुई स्कीम? मैम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और मैम ये पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया में जो है ज़्यादा इसका वो अभी प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो मछली का उत्पादन है मैम, एग्जैक्ट तो भी आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छी खासी वहाँ पे हो रही है, इस वजह से उस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओके, चलिए बहुत अच्छा सर। नीम लेपित यूरिया के बारे में सुना है आपने? यस सर, क्या है ये? नीम कोटेड यूरिया को बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करते हैं सर क्रॉप प्लांट में, क्योंकि सर हम लोग चाहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र का कम से कम उपयोग किया जाए, ताकि उसके जो क्यों यूरिया तो इसमें रहता है या नहीं रहता है इसमें? सर यूरिया रहता है नीम कोटेड में। तो नीम कोटेड क्यों किया गया उसको? सर इसलिए भी किया गया है क्योंकि कुछ इंडस्ट्री जो है यूरिया का अलग वे में भी यूज कर रही थी, इस वजह से सरकार ने ये अल्टरनेटिव निकाला कि अगर नीम कोटेड यूरिया का और यूज होता है? अभी तो मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा सुना है, तो ऐसे सर नहीं आइडिया। ठीक है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? पहले तो सर बिहार प्रशासनिक सेवा है, उसके बाद DYSP और ये गृह विभाग में भी और शिक्षा विभाग में। DYSP शिक्षा विभाग? नहीं, DYSP प्रेफरेंस के बाद सर शिक्षा विभाग वालों जो पोस्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में। तो आप मुझे ये बताइए, बिहार प्रशासनिक सेवा में जो आपकी नियुक्ति होगी किस पद पे होगी ये नियुक्ति? अगर सर मैं चाहूँगी कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अंदर SDM के पोस्ट पे हो मेरी नियुक्ति। नहीं, बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं, आपका जो फर्स्ट चॉइस है वो आपको मिले। Yes. तो SDM के पद पे? यस। SDM के पद, तो SDM का कार्य क्षेत्र क्या होता है? SDM का कार्य क्षेत्र तो वो ओवरऑल सेक्शन को देखती है, किस स्तर पे वो काम करते हैं? ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच जाके। जैसे होता है ना, हमारा स्टेट है, कमिश्नरी है, फिर डिस्ट्रिक्ट, मंडल है, फिर ब्लॉक है, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके SDM अंदर जो होते हैं किस स्तर के ऑफिसर होते हैं, कहाँ पे उनका ऑफिस होता है? डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में। Yes. अच्छा, तो मान लीजिए आपका चयन SDM के पद पर किया जाता है बिहार प्रशासनिक सेवा में, Yes. तो आप अपने ऑफिस जाती हैं, पहले दिन आप क्या चाहेंगी, किस तरह से आप अपने ऑफिस के काम को देखना चाहेंगे, कैसे करेंगे आप? पहला दिन ऑफिस में पहुंचेंगे, आप क्या करेंगे? पहले दिन अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो सर मैं जाऊंगी, सबसे पहले जो पीछे की पेंडिंग है, जो भी काम जनता के द्वारा है, या वो अगर पेंडिंग चल रही है बहुत दिनों से, तो जो मोस्ट प्रायोरिटी है कि हाँ इसको पहले सॉल्व किया जा सके, तो सर उसको पहले कोशिश करूँगी कि हाँ
उसमें सुधार हो जाए और जनता को कम समय में सही से उसको हेल्प मिल जाए। और मान लीजिए पेंडिंग काम बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में भी फिर आपके पास आ रहा है, तो क्या वर्तमान में जो आ रहा है उसको आप नहीं करेंगे? पेंडिंग काम तो आपकी जिम्मेवारी नहीं थी, वो तो जो आपके पहले वाले थे पदाधिकारी या जो भी थे लोग, तो उनकी जवाबदेही थी, उन्होंने नहीं किया। आपके टेन्योर का काम तो जब आप जाएंगे उसके बाद से शुरू होगा, आपकी वो जवाबदेही होगी। सर अगर मुझे वो सौंप दिया जाता है टेन्योर, अगर जो वर्तमान में भी चल रहा है तो उसमें जो मोस्ट प्रायोरिटी सेक्टर है उस पर सर ध्यान दूंगी कि उसको कम समय में किया जाए। आप ये बताएंगे अपने अयोध्या में रह के पढ़ाई की है? यस। ये विश्वविद्यालय का क्या नाम बताया था आपने? नरेंद्र देव एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, कौन अयोध्या। थे नरेंद्र देव? नरेंद्र देव सर रिसर्च स्कॉलर भी थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर भी, और उन्होंने जो है सॉल्ट सत्याग्रह मतलब जो हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी। और सर जो अयोध्या का महत्व आप बताएं, जहाँ आपने रह के पढ़ाई की उसका क्या महत्व है? सर जैसे कि मेनली अयोध्या तो राम जन्मभूमि के लिए ही फेमस है और बहुत दिनों से विवादित भी था। तो क्यों विवादित रहा है? सर वो बाबरी मस्जिद को लेके कि पहले मस्जिद था या मंदिर था, उस इशू पे कॉन्फ्लिक्शन चल रहा था। तो अभी क्या स्थिति है उसकी? सर सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई थी 2019 में, उसके बाद ये क्लियर हो गया कि हाँ वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। और जो सर बाबरी मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन दिया गया है कि वहाँ पे आप बना सकते हो। अच्छा, तो राम मंदिर बनेगा तो आप चाहेंगी जाना, राम मंदिर जाके पूजा करना चाहेंगे वहाँ पे? सर मैं ऑलरेडी जब सेकेंड ईयर में थी तो हम लोग ग्रुप में गए थे घूमने, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, प्लास्टिक से बस कवर था वो पोर्शन। तो मैं फिर से जाना चाहूँगी जब वो कंप्लीट हो जाएगा। आप बिहार में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो आप बिहार के विकास के दिशा में सबसे प्रमुख 3 चुनौतियाँ किन्हें मानती हैं, जो बिहार के विकास को अवरुद्ध कर रहे हों या बाधक बन रहे हों? सबसे पहले तो मुझे शिक्षा में सुधार करने का अगर मौका मिले तो मैं उस फील्ड में जाऊंगी, और दूसरी किसानों के हित में अगर दिया जाएगा मौका तो मैं उसको ठीक, और वुमेन एम्पावरमेंट को मैं बढ़ाना चाहूँगी। शिक्षा के विकास को आप टॉप प्रेफरेंस यहाँ पे दे रही हैं, परंतु पोस्ट प्रेफरेंस में तो आपने शिक्षा सेवा को तीसरे नंबर पे रखा है। सर शिक्षा जबकि तो आपको वो मौका था शिक्षा सेवा में जाके आप डायरेक्ट शिक्षा में सुधार कर सकती थी। सर अगर मुझे पोस्ट मिली भी है तो शिक्षा को मैं प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि शिक्षा से पोस्ट तो हम लोग मान रहे हैं कि आपका पहला प्रेफरेंस जो है एसडीएम का वही आपको मिलेगा। यस। वही मान के मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो सर अगर शिक्षा जो बेसिक है, अगर शिक्षा सुधरती है तो इससे समाज में और सब चीज़ों में भी बदलाव आएगी। तो जो आप रूट है एसडीएम के रूप में शिक्षा को कैसे सुधार पाएंगे? सर वहाँ के लिए जो सरकार की जो योजना चल रही है वो तो उसमें जो भी करना पड़ेगा सहयोग दूंगी, और अपने तरफ से अगर मुझे कोई स्किल सेंटर स्टूडेंट के लिए अलग से डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह करना होगा सर ट्रेनिंग के लिए, तो मैं उसमें अपना पूरा एफर्ट्स लगाऊंगी। रागनी, यस। रागनी, आपने ये बताया था कि आप बहुत पहले से सोचे थे कि सिविल सर्विस करना है, कब सोचे थे? सर मैं ग्रेजुएशन के बाद मतलब ग्रेजुएशन में आ गया था मेरे दिमाग में कि मुझे जाना है इस फील्ड में। तो ग्रेजुएशन दिमाग में आ गया कि जाना इस फील्ड में, आपने नेट क्यों किया? यदि आप नेट नहीं करते तो आपकी जगह कोई दूसरा बच्चा सिलेक्शन होता, तो वो फिर हमारे देश का शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते, आगे बढ़ाते। सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया कि मुझे स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर रिसर्च करने का मौका मिले तो सर मैं रिसर्च करूँगी, और नेट क्वालिफाइड इसीलिए मैंने सर नेट का भी एग्ज़ाम दिया था कि मतलब मैं रिसर्च फील्ड में कितना अच्छा कर सकती हूँ, उस बेसिस पे भी किया था। और सर इस फील्ड में मुझे आना था। कंट्रोवर्सी है विचारों में, आप कभी कह रहे हैं सिविल सर्विसेज माना है, रिसर्च भी कर सकते हैं। सर सिविल सर्विस में अगर ऐसा मौका मिला कि हाँ उसके रिलेटेड कुछ कभी काम आ जाए जो मेरे रिसर्च से रिलेटेड है, तो इस फील्ड में रह के मैं अपना पूरा योगदान। आपको ऐसा लगता है कि आप सिविल सर्विस में आने का कोई मौका मिलेगा? हाँ सर मुझे लगता है कि अगर किसानों से संबंध, क्योंकि एग्रीकल्चर तो मेन सेक्टर है बिहार में इकोनॉमी का, तो उसमें अगर कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा तो मेरी पुरानी जो मतलब पढ़ाई है उसका यूज करके मैं कोई योजना में हेल्प कर सकती हूँ।
तो बिहार के जीडीपी में आपके अनुसार सबसे ज़्यादा योगदान एग्रीकल्चर का है? नहीं सर, 20% के अराउंड जीएसडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का बिहार के। अब तो अभी बात कर रहे थे विमेन एम्पावरमेंट का। यस। अभी जो पार्लियामेंट और विमेन के लेकर जो रिजर्वेशन पर जो बिल बनाया है, यस। क्या इससे लग रहा है कि विमेन का एम्पावरमेंट हो जाएगा? सर अभी तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी नहीं आई, इससे पहले भी मतलब बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी सर लाने का। अभी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए। इसमें सर 1/3 जो रिजर्वेशन मिलेगा वुमेन को। इससे एम्पावरमेंट हो जाएगा विमेन का? हाँ सर, सुधर सकता है, एम्पावरमेंट होगी क्योंकि भागीदारी बढ़ेगी वुमेन की। क्या होता है एम्पावरमेंट का मतलब, क्या होता है? खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंशियल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है? नहीं सर, वुमेन को हर फील्ड में विकास करने के लिए वो हर क्षेत्र में हिस्सेदारी भागीदारी ले अपनी, और हर फील्ड में आए, आगे बढ़ के आए, कहीं पे वो पिछड़े नहीं। इस वजह से भी उसे आरक्षण देता है कि अगर आप नहीं आ पा रही तो आप आएंगे, उसका मौका मिलता है। ये बताइए कि यदि महिलाएं हर फील्ड में आगे आ जाएगी तो जो देश का अर्थव्यवस्था होगा वो कैसा आपको लग रहा है, कैसा अर्थव्यवस्था होगा इसका? देश की अर्थव्यवस्था तो सर पहले से बेहतर हो रही है, और महिलाओं का योगदान रहेगा तो और अच्छे से, क्योंकि जो महिलाओं में मैनेजमेंट की होती है क्वालिटी, वो अच्छे से अपना कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। ठीक है, जैसे अभी जो देश का व्यवस्था है आप देख रहे हैं इसको, यस, यदि महिलाएं सारे फील्ड में आगे बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती है तो देश का इकोनॉमी कैसा होगा, कितना मजबूत हो जाएंगे, अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी सर। डेवलप, अच्छे लेवल क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलप्ड होगा। जैसे अभी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने आगे अग्रसर है, तो उस फील्ड में और अच्छा करेगा भारत। तीसरी अर्थव्यवस्था, यस। ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजेज कहे हैं कि सरकार जजेज की नियुक्ति में बहुत देरी कर रहे हैं, ऐसा आपने सुना है? हाँ सर, सुना है मैंने। कौन कहे हैं? नहीं पता सर मुझे तो। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सरकार देरी कर रही है? क्योंकि सरकार का कहना है हम चाहते हैं कि जो भी केसेस पेंडिंग में है वो उसको इमीडिएट सॉल्व किया जाए। जब जजेज हमारे पास नहीं रहेंगे कैसे सॉल्व होगा? क्यों सरकार देरी कर रहा है? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जजेज रिटायर होंगे, सरकार अभी भी उनको भी काम पे ले लेती हैं। अगर जजों की बहाली हो जाए तो जो भी काम पेंडिंग में है वो एफिशिएंट वे में हो पाए। वही आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों सरकार देरी कर रही है, क्या कारण है? सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर कुछ तो बता ही सकते हैं आप, कुछ क्या कारण है? नहीं है सर अभी नहीं है। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि हर इंसान के कोई ना कोई आइडियल होते हैं, आपके आइडियल कौन है? ये आइडियल किरण बेदी। किरण बेदी, आईपीएस ऑफिसर। यस, पहली आईपीएस ऑफिसर। क्या उनकी खास बात आपने सीखी है और अपने जीवन में आचरण में उतारी? एक तो मैम, जब से मैं किरण बेदी वो इंस्पिरेशनल रही हैं, और उनको एक इंटरव्यू में मतलब वीडियो में मैंने उनका सुना था कि आप अगर फुल्ली डेडिकेटेड रहती हैं किसी चीज़ को लेके और टाइम से पंक्चुअल रहती है तो आप कुछ भी अचीव कर सकती हैं लाइफ में, कभी होपलेस नहीं होना है। आप मुझे ये बताइए कि इंटरव्यू बोर्ड आपका सिलेक्शन क्यों करे? मैम, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं आपके में? लीडरशिप क्वालिटी है मेरे अंदर मैम, और डिसीजन मेकिंग मैं कर सकती हूँ, और पेशेंस है, कामनेस है, परसेवरेंस भी है मैम। परसिवरेंस का आप बता सकते हैं कोई ऐसा केस जिसमें आपका ये नेचर शो हुआ हो, लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट? यस मैम, पिछले साल ही फैमिली में इशू हो गया था, छोटे भाई को डिप्रेशन से रिलेटेड। उस टाइम सारे फैमिली मेम्बर पैनिक हो गए थे क्या, लेकिन उसमें एज ए बड़ी बहन के तौर पे मैंने सबको हिम्मत दिलाया कि नहीं, ये ठीक हो सकता है, साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, और उस क्षेत्र में अपना दृढ़ रहे कि नहीं, ठीक होना ही है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका इंटरव्यू से। थैंक यू। रागनी आ जाइए। फीडबैक सर, आपको तो कोई नहीं करना ही बोलिए।
देखिए, पहले पॉजिटिव पॉइंट आप जान लीजिए। आपकी वॉइस अच्छी है, यस पर्सनालिटी काम है आपकी, आई कांटेक्ट आप बना रही थी Yes. और लुक भी आपका काफ़ी डिसेंट है। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स कुछ गुड ठीक गुड पॉइंट सब में होते हैं, लेकिन मॉक इंटरव्यू का पर्पस क्या है? हम आपकी कमी बताएंगे यस ताकि आप उसको क्या हो क्लियर करो। आपका इंटरव्यू है कब? 13 अक्टूबर को मैम 13 को है ना? यस ओके, तो कुछ बातें आप जान लीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा था सिचुएशन वाला कि आप घिर चुकी हैं, यस अब आप उनको कोई कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने से पहले वही पीट देंगे आपको, क्यों ना? Yes. तो वहाँ पे नहीं है, आप ना उनके बीच में, आप ऑलरेडी उनके बीच में घिरी हुई है। मैंने कहा ना आपको चारों तरफ से घेर रखा है। यस तो इस तरह की सिचुएशन क्वेश्चन में दिमाग में व्यू भी बनना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप वहाँ के लीडर से बात कर सकती हैं, हाँ, उनसे बात करके आप उनसे कह सकते हैं कि रास्ता करने के लिए उनको समझा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन एक बार भीड़ भड़क जाती है तो किसी की नहीं सुनती है। यस लीडर की तो सुन ले अपने, पुलिस की नहीं सुनती। ओके ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पे सिचुएशन पे आप वर्क कीजिए। जैसे सर ने भी जज का क्वेश्चन पूछा था आपसे। यस फिर थोड़ा सा जीएम क्रॉप के बारे में जानिए कि रिसर्च किसी और डिपार्टमेंट में नहीं, जानना होगा जीएम से। सबसे बड़ा इशू है इन्वायरमेंट इशू। यस आप जहाँ पे नहीं सोच पाए, ठीक है, वहाँ पे आंसर को गोल गोल मत घुमाइए। यस ठीक है, मैंने आपको 2-3 बार टोका कि आप आंसर को गोल गोल घुमा रही है। पेंडिंग जनता के द्वारा पेंडिंग नहीं होती ना चीज़ें, सरकार के द्वारा पेंडिंग जो जनता के मामले होंगे उनको सॉल्व करेगी यस आप। और सेंटेंस जब आप बोलें तो उसको कंप्लीट कीजिए, आप अधूरे में छोड़ दे रही हैं। ठीक है, यस तो थोड़ा सा आप अपने ऑप्शनल, क्योंकि आपका अच्छा पॉइंट है कि ऑनर्स भी वही ऑप्शनल भी वही, यस तो उस पर थोड़ा सा आपको ब्रश अप करने की ज़रूरत है। यस जो अभी हाल में जो मुद्दे हैं, जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, यस जो स्कीम है, सॉइल टाइप है, यस ये सब आपको जानने की जरूरत है। जैसे एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल। यस तो एग्रीकल्चर से आपसे रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, यस जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, यस ये सिंपल चीज़ है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है, स्टेट लिस्ट में है, यस ध्यान रखना है। वो सिंपल चीज़ है, कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि आप रोज़ का ये चीज़ है, आप देखते होंगे कि पुलिस है, यस जो प्रशासन है वो राज्य के अधीन होता है, इसलिए वो राज्य का है। फिर पोस्ट प्रेफरेंस वाले में जब हम लोग ने, मैंने आपसे पूछा SDM यस और शिक्षा विभाग को जोड़ के, तो ये आप अच्छा आपने बोला था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शिक्षा विभाग का जो पद है जिला शिक्षा पदाधिकारी का, वो तो केवल एक विभाग का पद है ना, वो जब उसको जो चुनेंगे, जो इनका उसमें सिलेक्शन होगा, वो सदैव शिक्षा विभाग में ही रहेंगे अलग अलग पदों पे। लेकिन जो बिहार प्रशासनिक सेवा में आ जाएंगे, यस उनको पहले तो SDM के रूप में पोस्टिंग होगी, तो SDM के रूप में जब पोस्टिंग होगी तो अपने अनुमंडल क्षेत्र के सभी स्कूलों का वो सुपरविजन कर सकते हैं, है ना। Yes. साथ में जब उनकी पोस्टिंग शिक्षा विभाग में भी हो सकती है किसी न किसी मोड पे नौकरी में, कभी Yes. उप सचिव के रूप में, कभी किसी अन्य पदाधिकारी के रूप में, तो उस परिस्थिति में भी वो शिक्षा विभाग का जब उनको मौका मिलेगा तो वो बेहतर काम कर सकते हैं, है ना? Yes. तो इससे ऐसे इसको जोड़ना चाहिए था, क्योंकि SDM के रूप में जब आप अनुमंडल में काम करते हैं और SDM अनुमंडल में बैठते हैं, हायरार्की को अच्छे से देख लेना है। Yes. SDM फिर कहाँ से उसका प्रमोशन का एवेन्यूज क्या क्या है, इसको Yes. फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका, उसको निश्चित रूप से आपको देखना होगा। और जिला में DM बैठते हैं, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी SDM बैठते हैं, है ना। Yes. नेट क्यों सर ने आपसे पूछा कि नेट आपने किया, सीट आपने एक बर्बाद कर दी, है ना। तो इस सवाल पहले समझना है। तो नेट में तो सीट बेस्ड होता नहीं है, ये तो कट ऑफ बेस्ड होता है ना नेट का एग्जाम। Yes. सीट बेस्ड तो होता नहीं है, जो भी उस कट ऑफ से ऊपर गया सब कोई क्वालिफाई कर गया, तो उसको आपके क्वालिफाई करने से किसी की सीट बर्बाद नहीं हुई है, जी है ना। तो ये चीज़ स्पष्ट करनी है। जिसमें ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं। जी तो इस तरह से लोकसभा, राज्यसभा में या विधानसभा में आरक्षण देने से आप उसको वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, है ना। उसको महिलाओं का जो अन्य जो एस्पेक्ट है, वित्तीय स्वतंत्रता, ये सब बहुत सारी चीज़ों से उसको
तुरंत डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता है ना। जी ये होगा कि वहाँ राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जो कानून का निर्माण होता है संसद में, विधानसभाओं में, वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। महिलाओं का जैसे ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो महिलाओं की जो समस्या है, जो उनकी आवाज़ है, वहाँ उठाने वाले लोग ज़्यादा आएंगे, तो उनकी समस्याओं को ज़्यादा मुखरता से वहाँ रख पाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को उसमें ठीक, थैंक यू।